हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो और इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सब्जेक्ट का नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये सब्जेक्ट बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स में सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। सिलेबस सभी कुछ सेम है, पैटर्न वगैरह सब कुछ सेम है और क्वेश्चंस के पूछे जाने का तरीका भी बिल्कुल सेम है। तो दोनों ही कोर्सेज के जो स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। वीडियो के लास्ट में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें भी मैं डिस्कस करूंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कंप्लीट वीडियो को आप लोग देखिए। सबसे पहले ब्रीफ में हम इसका सिलेबस समझा देते हैं दोस्तों। चूँकि सब्जेक्ट का नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, तो यार ह्यूमन का जो रिसोर्स है, जो लोग होते हैं उनको किस तरीके से मैनेज करा जाता है, चाहे वो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हो, चाहे उनके मेंटेनेंस का प्रोसेस हो, चाहे उनके मोटिवेशन का फैक्टर हो, चाहे उनकी सैलरी का फैक्टर हो। हर एक चीज़ जो एक कंपनी के ह्यूमन से रिलेटेड है, उसको मैनेज करने से रिलेटेड है, उसको मैनेज करने की पॉलिसीज़ बनाने से रिलेटेड है, उसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें आपको इस सिलेबस के अंदर पढ़नी है। जैसे यहाँ पे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, पहले एचआरएम की बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसकी पॉलिसीज़। फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को डिटेल में आप थोड़ा पढ़ोगे। ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने को लेकर कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं और उन डिफ़िकल्टीज़ की कॉजेज़, वजहें क्या हो सकती हैं। जैसे डाइवर्सिटी है वर्क प्लेस में, अलग अलग तरह के एम्प्लॉय हैं, तो उनको मैनेज करने में दिक्कत आएगी। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, यानी कि एम्प्लॉय को कुछ हद तक अथॉरिटी देना कंपनी के अंदर, उसमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं। डाउन साइजिंग, यानी कि एम्प्लॉयज़ कम करना कंपनी में, उसमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, ये भी एक रिटायरमेंट स्कीम है जिसमें एम्प्लॉय अपनी मर्ज़ी से रिटायर हो सकता है, लेकिन उसको फिर कुछ रिटायर होने के बाद कुछ बेनिफिट्स वगैरह दिए जाते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस, अब हर एक एम्प्लॉय की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ भी होती है, उसे किस तरीके से बैलेंस करना होता है। तो ये चारों इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो एचआर को मैनेज करने होते हैं। फिर सेकंड यूनिट में ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग किस तरीके से होती है, इसका कंसेप्ट क्या होता है, अलग अलग एस्पेक्ट्स जो होते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के। फिर जॉब एनालिसिस, यानी कि एक इंडिविजुअल की जॉब को एनालाइज करना, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब बताना, उसको कौन कौन सी जॉब उसे करनी है, जॉब स्पेसिफिकेशन, ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हो। देन यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट क्या होता है, ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे, ये उसी का पार्ट है आप लोगों का, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन क्या, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इनका प्रोसेस क्या होता है। फिर प्लेसमेंट, इंडक्शन एंड सोशलाइजेशन, ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हो। देन फिर यूनिट 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, हालांकि हर यूनिट इंपॉर्टेंट है, हर यूनिट में से क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन यूनिट 3 को थोरोली देखिएगा आप लोग। इसमें एक एम्प्लॉय की ट्रेनिंग किस तरीके से उसको दी जाती है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने के, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब मेथड, और एक अच्छी ट्रेनिंग देने के क्या क्या बेनिफिट एक कंपनी को हो सकते हैं, एम्प्लॉय के लिए भी हो सकते हैं। ट्रेनिंग के अंदर कुछ नए कंसेप्ट्स आए हैं, कुछ नए मेथड्स आए हैं, वो सब चीज़ें पढ़ोगे। फिर वही परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस को मेज़र करना एक एम्प्लॉय की। कंपनसेशन हो गया, कंपनसेशन में अलग अलग तरह के कंपनसेशन हो सकते हैं एम्प्लॉय के लिए, मॉनेटरी कंपनसेशन, नॉन मॉनेटरी हो सकते हैं, मोटिवेशनल फैक्टर हो सकता है। फिर आपका है एम्प्लॉय मेंटेनेंस, एम्प्लॉय को मेंटेन करना, एम्प्लॉय की हेल्थ, सेफ्टी, ये सब चीज़ें, सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉय की ग्रीवेंस किस तरीके से हैंडल करे जाते हैं, ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, EHRM, और एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो किस तरीके से अच्छे से बिल्ड करी जा सकती है। डिस्प्यूट्स जो होते हैं इंडस्ट्रीज़ के, वो किस तरीके से रिजॉल्व करता है एम्प्लॉयर, और किस तरीके से वो एक कंपनी के अंदर स्ट्रेस फ्री सिचुएशन डेवलप करता है एम्प्लॉयज़ के लिए, वो सब चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हो। और HR ऑडिट क्या होता है, टैलेंट मैनेजमेंट क्या होता है, और कुछ इमर्जिंग हॉरिजन्स आप इसमें पढ़ोगे HRM को लेकर। जैसे वर्क फ्रॉम होम हो गया, वो क्या होता है, एम्प्लॉय बर्नआउट क्या होता है, ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हो। तो ये सिलेबस है, सिलेबस काफ़ी लंबा डिस्कशन कर लिया मैंने। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस में डिस्कस करूं, सबसे पहले पैटर्न समझा देता हूं आप लोगों को। टोटल 5 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे, A और B। तो इतना तो क्लियर हो गया कि 10 क्वेश्चन डायरेक्टली अटेम्प्ट करने हैं आपको, अगर हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं तो 5 × 2 10 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका A और B पार्ट
और में ए और बी पार्ट। तो ओवरऑल तो 20 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 10 करने हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। एक केस स्टडी भी है, और केस स्टडी भी मैं आपको बताऊंगा कि पिछले साल कौन सी आई थी, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। और 90 नंबर का आपका पेपर आएगा एज यूजुअल। ठीक है, तो क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अब जब 20 क्वेश्चन खुद पेपर में रखे हुए हैं तो क्वेश्चंस तो ज़्यादा देने पड़ेंगे ना आपको। अब ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ 20 क्वेश्चन दे के निकल जाएंगे। तो क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा मैंने बनाए हैं। हालांकि मैंने कोशिश करी है कि कम से कम क्वेश्चन बनाए जाएँ, लेकिन इससे कम क्वेश्चन नहीं बन सकते जी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले क्वेश्चन हमारे पास हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को कॉन्सेप्ट समझाना है कि ये क्या होता है और इसका नेचर क्या होता है, ये आपको समझाना है। फिर है हाउ एचआर मैनेजर इज़ अ की इंडिविजुअल इन द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। अब एचआर मैनेजर जो है की इंडिविजुअल क्यों है किसी भी बिजनेस के सक्सेस होने में, इसमें एचआर जो मैनेजर होता है उसकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ होती हैं वो आपको बतानी है। इसके बाद है व्हाट आर द क्वालिटीज़ एंड क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बी अ सक्सेसफुल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। देन यहाँ पे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़, हाउ डू ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ हेल्प इन मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। एचआर मैनेजर जो है उसकी अलग अलग पॉलिसीज़ क्या क्या हो सकती हैं और वो पॉलिसीज़ एक ह्यूमन को मैनेज करने में किस तरह से मदद कर सकती हैं। इसके बाद है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन द सोशो इकोनॉमिक, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एंड इंटरनेशनल इन्वायरमेंट हैव ट्रेमेंडस इम्पैक्ट ऑन द टास्क ऑफ एचआर मैनेजर। व्हाट चैलेंजेस द एचआर प्रोफेशनल विल फेस इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट। वही बात है कि आजकल के सोशो इकोनॉमिक चेंजिंग इन्वायरमेंट में जो चैलेंजेस हैं एक एचआर मैनेजर के लिए वो बढ़ गए हैं। कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो एचआर प्रोफेशनल फेस करता है अपने टास्क में, अपनी ड्यूटीज़ में, वो आपको बताने हैं। फिर है डू यू थिंक वीआरएस इज़ एक्चुअली अ गोल्डन हैंडशेक बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एम्प्लॉय, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। वीआरएस वही आपका वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, क्या ये जो स्कीम है ये गोल्डन हैंडशेक है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच, आपको अपने आंसर का तर्क देते हुए बताना है। फिर है डाइवर्सिटी एट द वर्क प्लेस इज़ अ ग्रोइंग फिनोमिनान इन कंपनीज वर्ल्ड वाइड, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, गिव सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि जो कंपनी के अंदर अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग रेसिस के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कल्चर के जो एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, क्या ये जो कल्चर है क्या बढ़ता जा रहा है? अगर हाँ, क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री हो? अगर हो तो वर्क प्लेस डाइवर्सिटी के कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस भी बताइए। इसके बाद है वर्क लाइफ बैलेंस इज़ अ स्ट्रेटजी दैट सपोर्ट्स एम्प्लॉयज़ इन मैनेजिंग देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ड्यूटीज़, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन बाय एम्प्लॉयर ऑन हिज एंड टू प्रमोट द बैलेंस। वही है कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए एक वर्क लाइफ बैलेंस की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और एम्प्लॉयर इसको प्रमोट करने के लिए क्या क्या चीज़ें करता है वो आपको समझाना है। देन व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, व्हाई एचआरपी इज़ इम्पोर्टेंट। उसके बाद डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एचआर प्लानिंग ब्रिंगिंग आउट क्लियरली इट्स क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। एचआर प्लानिंग का भी कुछ डिटेल प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप, वो आपको एक्सप्लेन करना है, और एचआर प्रोसेस के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स आपको गिनवाने हैं। देन डिस्कस द प्रॉब्लम्स इन एचआरपी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और हाउ कैन अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ओवरकम दीज इन एन इफेक्टिव मैनर। उसके बाद डिस्कस द प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस एंड एक्सप्लोर द वेरियस टेक्निक्स इन्वॉल्व इन जॉब एनालिसिस। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशंस। देन एक्सप्लेन सम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। एक एम्प्लॉय को रिक्रूट करने के लिए इंटरनली भी एक एचआर मैनेजर देख सकता है, बाहर के सोर्सेज भी देख सकता है, तो वो अलग अलग सोर्सेज एक्सप्लेन करने हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरव्यू, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़। इंटरव्यूज़ के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्शन, व्हाई इज़ इट कंसिडर एज द नेगेटिव प्रोसेस व्हेन कंपेयर्ड विद रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन के बारे में एक्सप्लेन करो, और अगर सिलेक्शन को आप रिक्रूटमेंट से कंपेयर करोगे तो सिलेक्शन जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है उसके क्या प्रिविलेजेस हैं ओवर सिलेक्शन, सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस क्यों देखा जाता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। अब वही है कि रिक्रूटमेंट में सारी चीज़ें देखी जाती हैं। एक एम्प्लॉई को जो हम हायर कर रहे हैं क्या उसकी स्किल्स अच्छी हैं,
और जिस पर्पस के लिए हम हायर कर रहे हैं क्या वो पर्पस फुलफ़िल कर पाएगा या नहीं। तो ये ज़्यादा फीचर्स होती हैं रिक्रूटमेंट में एज़ कम्पेयर टू सिलेक्शन में। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लेसमेंट एंड इंडक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय सोशलाइजेशन, एलिब्रेट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। Then he explained the concept of training and discussed its various methods. Discuss various steps in designing a training program. उसके बाद है what do you mean by e-learning? Discuss its advantages and disadvantages for the employees. What do you mean by the term performance appraisal? Elaborate some traditional and modern methods of performance appraisal. मेरिट्स एंड डीमेरिट्स गिनवाने हैं आपको फ्रिंज बेनिफिट्स के, और डिफ्रेंशिएट करना है बेस एंड सप्लीमेंट्री कंपेंसेटरी अलॉन्ग विद इट्स फीचर। व्हाट आर द वेज टू जज एन एम्प्लॉइज इफेक्टिवनेस ऑफ बीइंग एन एसेट और अ लाइबिलिटी टू द कंपनी। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉय हेल्थ? व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉय हेल्थ इन इंडस्ट्रीज? Why is social security needed in a workplace? Also explain the scope of social security. ये मेंटेनेंस वाली यूनिट में से क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। Explain the concept of employee safety. What are different steps taken in workplace to ensure the safety of employees and workers? फिर आपको uses and advantages of human resource information system ये है, और मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ EHRM इसमें शॉर्ट नोट भी बन सकते हैं। Why is it important to maintain a good relationship between employer and employees in an organization? Elaborate with the help of suitable example. एक कंपनी के अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच अच्छी रिलेशनशिप हो, इसे मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद डिस्क्राइब द टेक्निक यूज बाय मैनेजमेंट फॉर मैनेजिंग एम्प्लॉई स्ट्रेस एट वर्क प्लेस। एम्प्लॉई का स्ट्रेस किस तरीके से मैनेज करा जा सकता है। देन लीजर एक्टिविटीज एक्ट एज अ मोटिवेशन, डू यू एग्री, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। उसके बाद है डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ HR ऑडिट, डिस्कस इट्स फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। देन व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लॉय बर्नआउट, व्हाट आर इट्स सिम्टम्स एंड कॉजेस, व्हाट अप्रोचेस हैव बीन अंडरटेकन बाय द मैनेजमेंट फॉर सेटिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। फिर है आपका व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 37 क्वेश्चंस जो मैंने डिस्कस किए हैं। अब इस वीडियो के लास्ट में एक केस स्टडी भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो केस स्टडी लास्ट ईयर भी बच्चों को देखने को मिली थी, उस टाइप से आपकी केस स्टडी बन सकती है। तो ये इस क्वेश्चन है, देखिए, रीड द केस स्टडी केयरफुली एंड अटेम्प्ट बोथ द क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या है, सैमसंग कंपनी इज एन इंजीनियरिंग कंपनी विद एम्प्लॉय स्ट्रेंथ ऑफ 1000। कंपनी हैज़ अ सिस्टम ऑफ इंसेंटिव लिंक्ड मंथली प्रोडक्टिविटी बोनस फॉर रिवार्डिंग गुड वर्क ऑफ द शॉप फ्लोर एम्प्लॉयज़। तो कंपनी में 1000 एम्प्लॉय हैं और कंपनी का एक रिवार्ड सिस्टम है, इंसेंटिव लिंक रिवार्ड सिस्टम, ठीक है, बोनस देने का जो अच्छा काम करता है एम्प्लॉय उनके लिए। HR डायरेक्टर मिस्टर इंद्रजीत हैज़ बीन फेसिंग अ डिलेमा, हाउ टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ द मिडल मैनेजमेंट एंड हाउ टू लिंक इट विद प्रोडक्टिविटी। आफ्टर डेलिब्रेट डिस्कशन विद individual managers, he designed a new incentive plan to enhance teamwork and excellence among middle level managers. The pay will be split into two components. First plan consists of 80% of original salary. It will be a fixed component and will be determined as before. Second component of 20% will be flexible and will depend upon the ability of each team to show minimum of 5% improvement in their respective areas. ठीक है, कोई नया ये लेकर आए, नया रिवार्ड प्लान लेकर आए, 80% सैलरी का तो फिक्स कर देंगे, बाकी का 20% डिपेंड करता है कि इन्होंने अपने काम में कितनी इम्प्रूवमेंट करी। स्कीम व्हेन डिस्कस विद मैनेजर रिसीव्ड सेवरल नेगेटिव रिमार्क। अब इस स्कीम को उस HR ने अपने मैनेजर के साथ जब डिस्कस करा तो नेगेटिव रिमार्क भी आए। एज दियर इंडिविजुअल इंसेंटिव विल डिपेंड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ अदर मेंबर ऑफ द टीम, ठीक है। जैसे कि इस स्कीम में इन्होंने कहा कि एक बंदे का जो इंसेंटिव है वो डिपेंड करेगा कि बाकी टीम के अदर मेंबर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये लेकर आया ना कि 20% इंसेंटिव डिपेंड करता है कि उसकी टीम किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो मैनेजर ने इसको नेगेटिव रिमार्क दिया इसके ऊपर। नाउ मिस्टर इंद्रजीत इज इन अ टाइट पोजीशन। द कंपनी हैज़ बीन द ट्रेंड सेटर इन एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन इन इंडिया इंडस्ट्री एज दे हैव बीन पेइंग द बेस्ट, ठीक है। वो बहुत ही अजीब सी सिचुएशन में आ गया मिस्टर इंद्रजीत,
और ये भी है कि कंपनी के पास एक ट्रेंड सेट करा हुआ है उस कंपनी ने कंपनसेशन अच्छा देने का इंडस्ट्री के अंदर। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए गए। डू यू थिंक इज इट प्रॉपर टू इवेलुएट मैनेजर बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी? इज योर ओपिनियन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और टीम परफॉर्मेंस इज द मोस्ट सुटेबल क्राइटेरिया फॉर इंसेंटिव प्लान? तो ये बताना पड़ेगा जब मिस्टर इंद्रजीत ये डिसीजन लेना जा रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस या टीम की परफॉर्मेंस, दोनों में से कौन सा मोस्ट सुटेबल इंसेंटिव प्लान हो सकता है? ठीक है। और बी में, इफ़ यू वर द HR डायरेक्टर व्हाट वुड यू डू? अगर आप HR डायरेक्टर होते तो आप क्या करते? तो ये इस तरह की केस स्टडी आई हुई थी लास्ट ईयर बीकॉम प्रोग्राम के पेपर में। नाउ एक और केस स्टडी जो कि ऑनर्स के पेपर में आई थी, वो भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा। इसमें ये है, सिलिकॉन कंपनी इज़ अ लीडिंग पब्लिक सेक्टर कंपनी डीलिंग इन केमिकल्स एंड रिलेटेड प्रोसेसेस। केमिकल्स आर यूज्ड for plating and coating of metals in the company. Chemicals are handled and mixed by employees who are not qualified, and some of them are even illiterate. These chemicals are hazardous and affect health. Therefore, they are provided with milk, vitamin, regular medical checkup once in every 15 days by the chief medical officer of the company. In spite of these precautions, sometimes accidents occur leading to serious health hazard and sometimes even death. Hence, the company decided to train the people to prevent accident and improve the health of the employee, and requested the manager to prepare a training schedule program for the employee working in the chemical department. अभी तक हमको क्या पता चला कि एक केमिकल बनाने वाली कंपनी है, वहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं केमिकल बनाने के लिए। उनमें से कुछ एम्प्लॉय इलिटरेट है, उन्हें नॉलेज तक नहीं है, लेकिन फिर भी HR मैनेजर जो है उनके लिए हर 15 दिन में उनके लिए अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। लेकिन उन फैसिलिटीज़ के बाद भी ऐसा देखा गया है कि उस केमिकल बनाने की वजह से सीरियस हेल्थ इंजरीज, हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं एम्प्लॉयज़ को, इवन डेथ तक भी हुई है। अब फिर क्या डिसाइड करा जा रहा है? कि हम ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर आएंगे इन सारी एक्सीडेंट वगैरह को रोकने के लिए। ठीक है। Accordingly, manager prepare a schedule of 30 days for the on the job and off the job training program. First module literacy development for 10 days, second module this, third module this, और फिर फर्दर मॉड्यूल्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है। ठीक है भाई, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी उन्होंने ब्रीफ में समझा दिया। अब आपको कुछ आंसर्स देने हैं। डू यू थिंक 30 days ट्रेनिंग प्रोग्राम इज सफिशिएंट टू ट्रेन द इलिटरेट एम्प्लॉयज? जस्टिफाई इन योर आंसर। आपको बताओ कि 30 दिन का जो प्रोग्राम है, क्या ये इनफ है इन इलिटरेट एम्प्लॉय को ट्रेन करने के लिए? अपने आंसर का जस्टिफिकेशन दीजिए। और फ्रॉम द अबव 4 मॉड्यूल्स आइडेंटिफाई ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम। 4 मॉड्यूल्स अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम में ब्रीफ में बताए हैं, इनमें से बताओ कौन सा ऑन द जॉब है और कौन सा ऑफ द जॉब है। डू यू थिंक दीज 4 मॉड्यूल्स आर इनफ? डू यू want to add or delete any of the module? Yes or no, give reason for your answer। देखिए बी पार्ट वाला सिर्फ 1 नंबर का है, क्योंकि इसमें सिर्फ बताना है कौन सा ऑन द जॉब है कौन सा ऑफ द जॉब है। बाकी दोनों पार्ट 4-4 मार्क्स की हैं। और लास्ट वाले पार्ट में अगेन, क्या आपको लगता है कि इन मॉड्यूल्स में कुछ एडिशन कुछ डिलीशन करना चाहिए? अपने आंसर को रीजन के साथ बताइए। तो इस तरह की आप लोगों की केस स्टडी आई हुई हैं। एक में आपने देखा परफॉर्मेंस अप्रेजल है, एक में आपने देखा बेनिफिट कौन सा दें, रिवार्ड सिस्टम कौन सा करें, और एक केस स्टडी में आपने देखा ट्रेनिंग प्रोग्राम कौन सा डेवलप करें। और जो आपके मिनट्स आए थे उसके अंदर भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट परफॉर्मेंस, ठीक है, वही वाला बात हो गई। ट्रेनिंग वाला भी आ गया, केस स्टडी डेवलपमेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल वाला भी आ गया। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट, ये कंपनसेशन मैनेजमेंट का आ गया। और इमर्जिंग हॉरिजन ऑफ HRM, जो लास्ट वाली आपकी यूनिट थी, वर्क फ्रॉम होम, जो लास्ट वाली आपकी सबसे यूनिट है। इन तीनों में से किसी एक पर केस स्टडी आपको देखने को मिलेगी। इस चीज़ को ध्यान रखें। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो केस स्टडी भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यही दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो दोस्तों। एंड मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।